हेलो गाइस, कैसे हैं तुम लोग। स्वागत है आज प्यार से स्टडी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम कुछ एंगल्स के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहला एंगल आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। और दूसरा टाइप का होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, और राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री के बिल्कुल इक्वल होता है। और बात है स्ट्रेट लाइन एंगल की। स्ट्रेट लाइन एंगल वो होता है जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल बनता है, जो कि होता है पूरा पूरा 180 डिग्री जितना, जो आपके डी में होता है। और उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे तुमने एक्यूट एंगल बनाया था वैसे ही एक दो लाइनें रेस बनानी है, लेकिन उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए और उनके पीछे का एंगल लेना है। उनके पीछे का जितना भी एंगल होगा ये 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 नहीं होगा लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और एक और एंगल होता है जो पूरा 360 डिग्री जितना होता है, जो पूरा 360 डिग्री होता है उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो होप करता हूँ आपको एंगल्स के बारे में समझ आ गया होगा। आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो आता है कि एंगल्स। तो अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एंगल्स के बारे में, पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में भी हमको ये पता था, लेकिन इस क्लास में आपने क्यों पढ़ा है? इस क्लास में मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो कि अभी टॉपिक आने वाले हैं ना उनमें बहुत काम आने वाला है। जैसे कि अब तुम्हें टॉपिक शुरू करवाता हूँ। देखो, अगर दो एडजेसेंट लाइंस एक दूसरे पे पास हो रही है, ये एक लाइन और ये एक लाइन। अभी तुम्हें एडजेसेंट लाइन के बारे में नहीं पता ना? हाँ यार, एडजेसेंट लाइन बताता हूँ। पहले पहले देखो कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एक, तुम्हें दो रे दी हुई है, एक ओ पॉइंट से निकल रही है दो रेज, और अगर तुम्हें दे दिया उनके बीच में एक बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन जा रही है, या बाइसेक्ट ना भी करते हुए अगर वो इनको दो हिस्सों में इक्वल एंगल्स में ना तोड़े, बिना इक्वल एंगल्स में तोड़े भी ऐसे अगर जा रही है, तो ये जो दो एंगल्स होंगे ना, इनको तुम क्या बोलोगे? भाई भाई बोलोगे? नहीं, इन दो एंगल्स को तुम बोलोगे एडजेसेंट एंगल। एडज अबे यार, राइटिंग गंदी हो जाती है। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं जो साथ साथ में हो, एक दूसरे के साथ साथ। जैसे तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि एडजेसेंट साइड मतलब कि अगर तुम्हें एक स्क्वायर दिया हुआ है तो बोलेंगे कि इस ए बी साइड की जो एडजेसेंट साइड है उसका मेजर इतना है। मतलब कि ए बी साइड का जो भी एडजेसेंट साइड है, जैसे ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, इन दोनों में से एक का मेजर दिया होता है, वो बता देते हैं बीसी है या एडी है ना? वैसे इसमें है कि एडजेसेंट एंगल वही होता है जो उसके साथ, बिल्कुल उसके साथ में लगा हो, वो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। अब बारी आती है किस एंगल की? आप बताओ, अब बारी किस एंगल की आती है? अब बारी आती है लीनियर पेयर एंगल की। लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं? अगर तुमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी और उस सीधी लाइन में, अरे रुको थोड़ी ब्राइटनेस कम हो रही होगी ना, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। उस सीधी लाइन में अगर तुमने देखा एक सीधी लाइन जा रही है, उस सीधी लाइन में तुमने एक एंगल बना दिया। ये कौन सा एंगल होता है? अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कौन सा एंगल होता है, जल्दी बताओ। स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना? स्ट्रेट लाइन एंगल में अगर मैंने एक मतलब स्ट्रेट लाइन एंगल में अगर मैंने एक रे बना दी, यहाँ पी पॉइंट से एक रे ओरिजिनेट हो रही है और इधर की तरफ जा रही है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, इस वाले एंगल को दे दो ए नाम, इसको दे दो बी नाम। बेनाम नहीं, बी नाम।
देखो अगर तुमने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमेशा ऑलवेज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा जो भी ये एंगल ए है और ये जो एंगल बी है, इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा, उससे ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन है। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लो अगर तुम्हारी कोई लाइन ऐसी है, तो इसमें अगर तुम नापोगे तो तब भी वही आएगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन ना की बात करूं, जैसे एक ऐसे है फिर ऐसे जा रही है, ये तो कर्व हो गया ना, इसमें तुम्हें 180 डिग्री का मेजर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन ना ही चाहे तुम ऐसे बनाओ जैसी मर्जी बनाओ, बस वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जैसे तुम्हारा स्केल होता है वैसे ही। अब तीसरी बात आती है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जैसे तुमने दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया, ऐसे और ऐसे, ठीक है, जैसे मर्जी दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर दो। अब दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने के बाद तुमने क्या करा, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल। अब तुमने नाम दे दिया ए बी सी डी, है ना। ये दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर गई हैं एक दूसरे के साथ गलती से, है ना। अब जो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, इसको तुम क्या बोलोगे? इसको तो तुमने बोला एडजेसेंट एंगल, इसको बोलोगे ओपोजिट एंगल। सर ओपोजिट किसका एंगल? मतलब एंगल है किसके अपोजिट है? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एंगल है कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एंगल सी। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एंगल ए जो होगा वो हमेशा एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि वो उसके अपोजिट वाला एंगल है। अगर तुम्हें प्रूफ नहीं हो सकता, मतलब तुम्हें यकीन नहीं आता, तो तुम प्रूफ भी देख सकते हो, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स की जो भी अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो एंगल डी होगा ये हमेशा एंगल बी के इक्वल ही रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं अगर ये दो लाइन एक साथ इंटरसेक्ट कर दिया। तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब बारी आती है इस चैप्टर का जो कोर कंसेप्ट है उसको पढ़ने के बारे में। तो कोर कंसेप्ट क्या है? अगर दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, अब इसका बिल्कुल मेन कंसेप्ट आ गया, तो अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि तुम पेपर में इसी के बारे में गलती करोगे। अगर दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को बिना टच करे जा रही है, और तभी एक लाइन आती है और उनको काट के चले जाती है, जैसे तुम और तुम्हारी, समझ रहे हो ना, और फिर तुम्हारे माँ बाप आते हैं और दोनों को बिछाड़ देते हैं वैसे ही कुछ हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ पे दो लाइंस मान लो एल और एम जा रही थी, और ये ए लाइन आई और इसने इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया। अब लाइंस एंड एंगल्स इस चैप्टर का नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें हम लाइंस और उसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, अब इनके बीच में एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से एंगल्स? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अबे यार ये तो बड़ा बन गया थोड़ा, है ना। देखो, और एक ये वाला एंगल, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला एंगल। अब अगर हम इस एंगल्स के बारे में और थोड़ी चर्चा करें तो हम इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी तक सबको समझ आया। अब इस एंगल्स के कुछ कुछ नाम दे दिए लोगों ने। कैसे कैसे नाम सर? जैसे कि एंगल 1 और जो एंगल 5 है, एंगल 1 जो एंगल 5 है, ये वाला और ये वाला, इसको हमने क्या बोला? ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो मतलब एक दूसरे के मेल मेल में रहे, जो दो पैरेलल लाइंस के मेल मेल में है। मतलब ये ऐसे है तो इसी के अपोजिट दूसरी लाइन में जो ऐसे वाला कर्व है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, इसके जैसा ही होगा, लेकिन ये नहीं है पक्का कि इसके इक्वल ही होगा। और दूसरी बात है एंगल 2 और एंगल 5। अगर हम एंगल 2 को एंगल 5 से मिलाए तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि दोनों अंदर ही अंदर है। ये दोनों अगर एक उसके अंदर है, मतलब कि दो पैरेलल लाइंस के अंदर है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमेशा इसमें क्या होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज ऑलवेज 180 डिग्री। सर 180 डिग्री
180 डिग्री क्यों सप्लीमेंट्री होता है हमेशा, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमेशा 180 आएगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तुमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, तुम भूल गए होंगे, है ना। तो अब देखो, अब तीसरा एंगल आता है एंगल 3 एंड एंगल 5, √5 नहीं, एंगल 5, एंगल 5। अब एंगल 3 और एंगल 5 क्या होते हैं? एंगल 3 और एंगल 5 है, अभी तुम्हें दिख रहा होगा सर ये तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब उल्टा, बिल्कुल इसके उल्टा, और ये अंदर की तरफ है तो इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल दिया जाता है सरल भाषा में। और अगर तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो इसे तुम और भी कोई नाम दे सकते हो। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है सर, हाँ बिल्कुल होता है, जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 6। ये उल्टे तो है लेकिन दो लाइन से बाहर की तरफ से हैं, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये बाहर की तरफ है तो इन्हें एक्सटीरियर एंगल बोल देंगे। अब और कोई बात कोई बचता नहीं है ना। और हमेशा जो भी लाइन के ये एंगल 1 और एंगल 4 है, एंगल 2 और एंगल 3 है, इन सारों का जो सम होएगा वो हमेशा 180 डिग्री होएगा। और ये जो चार एंगल दिख रहे हैं इन चारों का जो सम होएगा वो 360 होगा। इन चारों का सम 360, इन चारों का सम 360। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल दिख रहे हैं जिनको लाइन बाइसेक्ट कर रही है ऐसे ऐसे, है ना, उनको हमेशा अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये हमेशा समझ लेना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है पेपरों में कि इन दोनों का सम कितना है, तो इसमें बच्चों को ज्यादा ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर ये वाला जो होता है ये होता है इक्वल, यहाँ जगह है ना, हाँ दिख रहा है ना, इक्वल। ये वाला जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये हमेशा इक्वल होता है। और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, इक्वल। ये वाला जो चीज होती है ये भी हमेशा इक्वल होती है। और ये जो ऑलवेज वाला मैंने लिखा है 2 और 3, ये हमेशा इनका सम 180 डिग्री ही रहता है। ठीक है, इतना समझ आया? अगर इतना समझ आ गया तो हाँ लिखो कमेंट में, नहीं आया तो ना लिखो। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हम आ चुके हैं इस चैप्टर के और इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो हमें इस बारे में अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है हमें, अगर हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी जाए, दो लाइंस हैं और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर लिया है और इनका जो एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है वो है 45 डिग्री, तो जो दूसरा एंगल होगा यहाँ वाला वो कितना होगा? अब अगर इसको मैं एंगल ए मान लूं, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी ढूंढना है हमने, ये वाला एंगल, ये बी है और ये ए है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे? अगर इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अगर हमने ये ढूंढ लिया कि जो ये एंगल ए है वो एंगल बी के, अरे रुको, हाँ चलो इस सुन लो, कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, देन टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब कि अगर हमने ये पता कर लिया कि एंगल जो ए है वो एंगल बी के इक्वल है, तो जो दोनों लाइंस होगी वो पैरेलल हो जाएंगी, है ना। अगर उसी के उल्टा अगर हमने दूसरी चीज पढ़ी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं तब एंगल ए एंगल बी के हमेशा इक्वल होगा, ऑलवेज। ये हमेशा इक्वल ही रहेंगे क्योंकि एंगल ए एंगल बी के इक्वल रहता है अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। इतना समझ आ गया? अब देखो, अब हमें एक चीज पढ़नी है ट्रायंगल के बारे में। जल्दी बताओ कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? ए बी सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना तो सबको पता होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री ही होता है। 180 डिग्री से ना ज्यादा होता है ना कम होता है ना।
तो अगर हमने इसी की जगह हमने ये बोल दिया कि अब इसके एक्सटीरियर एंगल का बताओ, यहाँ पे हमने एक रे और निकाल दी एंगल सी से कि अब ये वाला एंगल सी के बाहर का जो एंगल है ये बताओ, तो तुम कैसे बताओगे? अब देखो, अगर तुम्हें दिया हुआ है एंगल बी, अगर तुम्हें एक ट्रायंगल में एंगल बी दिया हुआ है और एंगल ए दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ नहीं है, चलो दे भी दिया तुम्हें एंगल सी, है ना। तो अगर तुम्हें बोला कि ये जो बाहर वाला एंगल है इसका सम बताओ, तो तुम क्या करोगे? इस वाले एंगल को छोड़ के, जो इसके बिल्कुल पास वाला एंगल है ना, इसको छोड़ के ए और जो सी वाला एंगल है, ए और जो सी वाला एंगल है, इन दोनों का ऐड कर दोगे। अगर हमें ये एक्स एंगल है ना, एंगल एक्स को निकालना, तो हम क्या करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे। और इस वाले केस में अगर ये वाई एंगल है, अबे एक्स के बन गए, वाई एंगल है, तो हम क्या करेंगे? सी को छोड़ के एंगल ए प्लस एंगल बी कर देंगे, तो हमें एंगल वाई मिल जाएगा। अब सर ये कैसे हो रहा है ना, ये भी तुम पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर तुमने देखा होगा कि इसके बाहर वाला एंगल देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो अगर मैं प्लस करूं तो क्या आएगा? प्लस करना पड़ेगा हमें एंगल बी, तभी 180 डिग्री आएगा, है ना। अगर हम बी को प्लस नहीं करेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा, उससे कुछ कम आएगा, है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी को अगर हम करेंगे तो एंगल मतलब इसको 180 डिग्री से माइनस करवाएंगे एंगल बी को, तो हमें एंगल ए प्लस एंगल सी मिलेगा। और वही यहाँ पे भी लग रहा है, ये एक मान लो ये लीनियर पेयर है, ये एंगल बी और ये है एक्स एंगल, है ना। अब कुछ कुछ समझ आ रहा होगा तुम्हें, अभी भी मैंने पढ़ाया था, काम आएगा ना, मैंने बोला था, देखो यहाँ काम आ रहा है। अब इसमें जो एंगल बी है और एंगल एक्स है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो एंगल एक्स निकालना है तो हमें तब भी तो वही करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी तो वही हो रहा है, 180 डिग्री माइनस एंगल बी, है ना। अरे यार ये बी ढंग से बन जा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी, है ना, वही हो रहा है। तो हमेशा एंगल एक्स जो क्या होता है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, जो इस वाले एंगल को छोड़ के ये जो दो एंगल है, ठीक है। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ चुका है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो इससे थोड़ा हटके हैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना प्लीज़, और प्लीज़ हमारे चैनल के मेंबर बन जाना ठीक है। चलो बिना किसी देरी के जल्दी से गुड बाय।